नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में निर्माण से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस की अनुमति की जरूरत नहीं होगी, बोले गृह मंत्री। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सीएजी रिपोर्ट का दूसरा पार्ट सोमवार को पेश हो सकता है। पीएम मोदी कल से 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। बलूचिस्तान के कवेटा में धमाका, 8 लोग घायल। पाकिस्तान में धार्मिक आयोजन में धमाका, 5 की मौत, 12 घायल। उत्तर प्रदेश के चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छात्रा द्वारा प्रोफेसर पर लगाए गए छेड़खानी के आरोप ने पकड़ा तूल। पीड़िता के साथ लामबंद छात्र पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी नहीं होने से छात्रों में है आक्रोश। पीड़िता छात्रों को न्याय दिलाने के लिए छात्रों ने दी आंदोलन की चेतावनी। पीड़िता छात्र को न्याय दिलाने के लिए छात्रों ने दी आंदोलन की चेतावनी। आरोपी प्रोफेसर कॉलेज छोड़कर हुआ फरार। सुकल रिहा कस्बा के पीजी कॉलेज का है पूरा मामला। मैं बीए के छात्र संस्कृत प्रोफेसर जो उदय झा है उनके खिलाफ कार्रवाई करने आई हूँ। क्या मामला है पूरा बताइए। मैं गई थी संस्कृत असाइनमेंट जमा करने, तो सब प्रिंसिपल के कैबिन में सर थे, तो मैं बोली सर आपसे मतलब असाइनमेंट मुझे जमा करना है, तो बोल रहे हैं ठीक है 20 मिनट मुझसे मिलो। 20 मिनट वेट करने के बाद वो आए नीचे आए, तो वो असाइनमेंट लेकर उस पे पता नहीं क्या लिखे, फिर बोल रहे हैं मेरे कैबिन में चलो। मैं उनके कैबिन में गई तो वो मेरा हाथ जबरदस्ती पकड़ने लगे, मुझे किस करने लगे और बोल रहे हैं 60 रुपए देकर बोल रहे हैं और तुम्हें 5 लाख चाहिए तो ले लेना, हम तुमको ले चलेंगे मुगल सराय बनारस घुमाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। मैं बोली नहीं सर मेरे घर अलाउड नहीं, तो बोल रहे हैं हम तुमको 4 व्हीलर में ले चलेंगे। बस मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, तो बोले हैं कि अभी फिलहाल आप जाकर जांच कराइए, उसके बाद हम आप कार्रवाई करेंगे कुछ। अध्यक्ष सकलिया चंदौली कार्यालय है, क्या है सर? इसमें एक प्रकरण हुआ था जिसमें कॉलेज बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली बच्ची है जो कॉलेज की फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा है। उसके साथ एक प्रोफेसर है, असाइनमेंट बच्ची जमा करने गई थी, जिसको अपने प्राइवेट केबिन में ले जाके इसके साथ दुर्व्यवहार, इसको बैड टच इसके साथ किया गया प्रोफेसर उदय शंकर झा के द्वारा। जब बच्ची आपत्तिजनक बात कही, वहां से गेट से बाहर निकली तो इस बच्ची के हाथ में उन्होंने 60 रुपए दिया और बोला कि तुम किसी को बताना मत, आगे और पैसा चाहिए तो आगे और पैसा देंगे। इसी के लिए हम लोग आंदोलित हैं। कोतवाली गए, सकलिया सीओ साहब से मिले, एप्लीकेशन दिए, वहां पे कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद बहुत तहरीर पे एसपी साहब के चाहे जो कहले दबाव के अनुसार ही यह बच्ची पे मुकदमा लिखा गया। बहुत ही कारण धरना प्रदर्शन देने के बाद जब हजारों छात्र आक्रोशित हुए इस चीज को लेके, तो धरना लिखी गई, लेकिन अभी तक प्रोफेसर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिसमें बच्ची को लेके प्रिंसिपल ऑफिस कक्ष भी गया। प्रिंसिपल ने साफ मना करते हुए गेट से बाहर धक्का देके भगा दिया कुछ छात्रों को और बोले कि ये कोई सब मामला गंभीर है, इसको खारिज करते हैं हम लोग, तुम लोग यहाँ से बाहर से जाओ। अधिकारियों से यहाँ मिले हैं, यहाँ न्यायिक जांच के लिए दिया गया है। हालांकि आज तीसरा दिन है, कोई न्यायिक जांच नहीं हुई है। बच्ची को बार बार बुला के इसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, इसके मेडिकल रिपोर्ट के लिए भेजा जा रहा है। अभी तक कोई न्यायिक जांच बच्ची के साथ नहीं हुई है, न उस प्रोफेसर की अभी तक गिरफ्तारी हुई है एफआईआर होने के बावजूद। पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल का साफ साफ कहना है कि ये छात्रों पे ही गलत आरोप लगा रहे हैं। दरअसल 19 तारीख को एक बीएड का एग्जाम चल रहा था, उसमें एक घटना हुई थी। कुछ छात्र साफ सफाई को लेके गए, वो उससे जोड़ रहे हैं कि बच्चे उसमें नकल करा रहे थे। वो न्यायिक जांच का मामला है, न्यायिक जांच होगी, उसमें सीसीटीवी कैमरे हैं, सब सामने आ जाएगा। उस आधार से इसको जोड़ के इस मामले को वो दबाना चाहते हैं और कॉलेज और प्रचार के सह पे भी उदय शंकर झा द्वारा ऐसा अमानवीय कृत्य किया जा रहा है। वो एक ही गाड़ी से डेली कॉलेज में आते हैं, एंट्री करते हैं और एक ही गाड़ी से बाहर जाते हैं। अधिकारियों से आज बात क्या हुई, आगे की रणनीति क्या है? अधिकारियों से बात हुई है कि आप निष्पक्ष जांच कराएं, अगर निष्पक्ष जांच होती है, उसकी गिरफ्तारी की मांग हम लोग कर रहे हैं, नहीं होती है तो सैकड़ों छात्र आंदोलित के लिए बाध्य होंगे। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां ओबरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए तस्करों द्वारा बिहार ले जा रही अवैध शराब की खेप को पकड़ा।
पुलिस ने वाहन सहित 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 30 पेटी से ज्यादा अंग्रेजी शराब बरामद की। बता दें कि यह शराब रॉबर्ट्सगंज के उपेंद्र कुमार सिंह द्वारा बिहार भेजी जा रही थी। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां प्यार में अंधे पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतारने की दिल दहला देने वाली साजिश रच डाली। 8वीं वाहिनी पीएससी में तैनात सिपाही रवि कुमार ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी दी और उसे जहरीले इंजेक्शन देकर मार डाला, जिसके बाद उसने हत्या को लूट का रूप देने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की पैनी नजरों से कातिल बच नहीं सका। सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस ने महज 24 घंटे में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल इंजेक्शन, सिरिंज, मृतिका के गहने और आरोपियों की बाइक बरामद की। अब सभी आरोपियों को पुलिस ने दबोच कर जेल भेज दिया। देखिए, थाना बिथरी चैनपुर के अंतर्गत फरीदापुर चौक के पास एक पीएससी का सिपाही था, रवि जिसका नाम था। इसने अपने एक साथी संजय को फोन करके सूचना दी कि 3-4 लोग इसको और इसके पत्नी को घेर के मारपीट रहे हैं। ये कार से था। इस सूचना पर जो इसके साथी हैं वहां पहुंचते हैं और इन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारियों के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली। पुलिस मौके पे पहुंचती है तो मौके पे जो इनका वर्जन था उससे कुछ विपरीत तथ्य संज्ञान में आते हैं और जब डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर ने पत्नी को ब्रॉड डेड बताया कि वो मृत्यु हो जाने की अवस्था में अस्पताल लाई गई थी और जो पति एडमिट था उसके भी वाइटल्स सारे नॉर्मल थे, लेकिन वो बात नहीं कर रहा था, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। फिर पुलिस ने इसमें गहराई से छानबीन की, परिजनों से वार्ता की, तो परिजनों ने उसी पति को नामजद करते हुए, जो मृतका है उसके पति को नामजद करते हुए मृतका के पिता ने एक तहरीर दी और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, कुछ अज्ञात सहयोगियों को नामित करते हुए और अपने दामाद को नामित करते हुए। इस मुकदमे को दर्ज कर पुलिस ने जब गहनता से विवेचना प्रारंभ की तो कई चरण की पूछताछ के बाद 2 साथी अभियुक्तों के नाम और प्रकाश में आए, जिनका नाम सानू और जतिन है। सानू एक डेंटर का काम करता है जो रवि के कार में डेंटिंग का काम कर चुका था, जिससे रवि उसके नजदीक आ गया था और सानू ने रवि को एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम जतिन है उससे मुलाकात कराई। जतिन एक प्राइवेट एम्बुलेंस में मेडिकल असिस्टेंट का कार्य करता था और कोई उसके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, लेकिन उसको मेडिकल की पूरी जानकारी है और इंजेक्शंस की जानकारी है। उसने इसकी मदद की और कुछ इंजेक्शंस, 3 प्रकार के इंजेक्शंस बताए हैं। कुल 65 मिलीलीटर इंजेक्शन 7 सिरिंज में भर के और प्लानिंग के तहत इन्होंने प्लाट दिखाने के बहाने उस गाड़ी में बैठकर पीछे से, और सानू ने हाथ पकड़कर और जतिन ने वो 7 इंजेक्शन उसके गले, मृतका के गले और गले के आसपास इंजेक्ट करके उसकी जान ले ली। और बाद में पुलिस को भरमाने के लिए उसके कुछ जेवर, जो 2 कुंडल, 2 बाली और 1 मंगलसूत्र है, उतार के और ये दिखाने का प्रयास किया कि ये लूट का प्रयास था, लूट की घटना कारित हुई है। लेकिन जब पुलिस ने इसमें समग्र विवेचना की तो ये इनका षड्यंत्र उजागर हुआ और आज इन तीनों को पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और इसमें इस प्रकरण में जो भी सबूत हैं सबको एकत्र किया गया है और क्योंकि ये मानवता के विरुद्ध भी एक कठिन अपराध, बहुत ज्यादा दुस्साहसिक अपराध है, तो इसलिए इसमें प्रयास करके, पैरवी करके कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए। देखिए, हत्या की वजह ये अपनी पत्नी पे इसका जो कहना था कि इसकी पत्नी मानसिक रूप से परेशान रहती थी और उसके ऊपर कोई साया था, जिससे ये तंत्र मंत्र का भी इसने सहारा लिया था। प्रॉपर डॉक्टर को ज्यादा नहीं दिखाया था। बार बार पूछताछ करने पे इसने ये बताया कि उसके ऊपर ऊपरी साया था, जिससे ये उससे छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन सीडीआर एनालिसिस से किसी एक अन्य से भी इसकी वार्ता होना उजागर हुआ है, जिसकी इस घटना में संलिप्तता नहीं है। लेकिन ये इसके मन में ये था कि जब पत्नी से इसको निजात मिल जाएगी तो उसके बाद ये उससे शादी कर लेगा या उसको अपने पास रख लेगा और इसका जीवन यापन पूर्ववत चलता रहेगा। देखिए, इसमें जो इसके 2 साथी थे, सानू और जतिन, इससे इन्होंने 3 लाख रुपए में ये
कॉन्ट्रैक्ट ये किया था कि इसको पत्नी से छुटकारा दिला दिया जाए, तो 3 लाख रुपए हम इसे देंगे, जिसमें 60,000 की एडवांस धनराशि भी दी गई थी, जो इंजेक्शन लेने के नाम पे 60,000 की एडवांस धनराशि दे दी गई थी। कुछ उधार का भी बकाया था इसमें बता रहे थे कि इसमें कुछ 1 लाख का पहले का लेन देन भी था, और इसी को समाहित करते हुए कुल 3 लाख में बात हुई थी इनकी, और 3 लाख में ये घटना को कारित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था। हुगली जिले के चिचड़ा में एक सनसनीखेज घटना घटी, जहां 26 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना के तुरंत बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुरुवार रात को युवक अस्पताल के लॉकअप में नाइट ड्यूटी पर थे। उसी दौरान युवक ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली, जिसके बाद अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्हें गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने से उसे कलकत्ता में भेजा गया। वहीं इस पूरे मामले की निगरानी चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट कर रही है। আমাদের পুলিশের লোক অন ডিউটি ছিল জেল কাস্টডি পেশেন্টকে গার্ড দেওয়ার জন্য। তাদের মধ্যে একজন যখন বাথরুমে ছিল, সে হঠাৎ বললাম একটা আওয়াজ পাই বাইরে থেকে দ্বিতীয়জনের মাথায়, এবার মাথায় একটু উপরে আছে, কখনো সারা শব্দ। তার বক্তব্য গুলির শব্দ শুনে বাইরে আসে, মানে উই এক্সামিন দ্য পেশেন্ট ইন দ্য ইমার্জেন্সি, যখন দেখা গেল একটা বুলেট মাথা দিয়ে ঢুকে আরেকদিন বেরিয়ে গেছে। মানে আমাদের এতে বুলেটই বলে আর কি, বুলেট ইঞ্জুরি বলে, সেটা দেখা গেল। একটা ইয়াং ছেলে কনস্টেবল পোস্টে আছে, তাকে আমরা আনকনসিয়াস পাই এবং তখন তৎক্ষণাৎ এমার্জেন্সিকে আমরা শিশুতে নিয়ে যাই। তারপর যেহেতু যে পুলিশ স্টাফ, আমরা অফিসিয়ালি পুলিশ সাথে জানানো হয় এবং আমরা তাদেরকে বলি এই সেটআপে এরা যে পজিশন, এর একটা অপারেটিভ ইন্টারভেনশন লাগতে পারে যদি বাঁচানোর চেষ্টা করা যায়। বাঁচানোর চেষ্টা করে এখন এখনো বাঁচানো যেতে পারে। আদারওয়াইজ পেশেন্ট স্টেবল, আনকনসিয়াস কিন্তু ভাইটাল, প্রাণে ব্লাড প্রেশার, বিপি টিপি, স্যাচুরেশন লেভেল এগুলো কিন্তু তখনও পর্যন্ত নয়, ইভেন এখনো পর্যন্ত নর্মালি আছে। তো এনারা পুলিশের লোককে ডাকি, তাদেরকে আমরা টোটাল আমাদের কেস নাম্বারে দিলাম, যোগাযোগ করতে হল। ওনারা ইনিশিয়াল আমাদের যে গভর্নমেন্ট পোর্টালে এ করা ছিল, আমাদের কয়েকটা কলেজ ডিক্লাইন করেছে, সিএনএমসি মেডিকেল কলেজ ডিক্লাইন করছে। তাদেরকে পুরো ব্যাপারটা আমরা ব্রিফ করার পর তারা বললো আমরা নিয়ে চলে যাচ্ছি, আমাদের ওই লেভেলতে যে ইনিশিয়ালি ওরা যাচ্ছে, যে এখনো আমাদের কাছে যে খবর আছে ওরা বেরিয়ে গেছে, মিনিট 10-এর মধ্যে বেরিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় পর্যন্ত তো ভাইটাল স্টোরেজে আমরা সিটি স্ক্যান করেছি, সিটি স্ক্যানে একটা লার্জ এরিয়ায় একটা হেজি পাওয়া যাচ্ছে, তা ব্লাড ক্লট না কোনো লেফট বা বুলেট সেটা আমরা বুঝতে পারছি না, কারণ সিটি স্ক্যানটা আমাদের নেই, আমরা একটা স্ক্যান কপি দিয়েছি, ওটা বুলেটও হতে পারে আবার ব্লাড ক্লটও হতে পারে। এ নিয়েও আমাদের দেখে মনে হয় যেটা এক্সপ্লোরেশন দরকার, একটা ক্লিনোটমি করে ওই জিনিসটাকে বার করতে হবে। মানে রক্ত হলে রক্ত, বুলেট হলে বুলেট, মানে একটা বুলেট লেগেছে বলে শুনেছি, আর দ্বিতীয় বুলেট লেগেছে কিনা তো ওর পিস্তলের বুলেট কাউন্ট না করলে আমরা বলতে পারবো না, হতে পারে এমন একটা বুলেট আর রয়ে যেতে পারে। সেইভাবে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। ওদের যা বললাম প্রাথমিক ওরা এসএসকে নিয়ে যাচ্ছে, যদি ওখানে বেড অ্যারেঞ্জ করে ঢুকিয়ে দিতে পারে কিপ ইন দ্য পেশেন্ট এসএসকে হসপিটাল, যদি না পায় সাইমেন্টাস একইভাবে প্রাইভেট সেটাপে চেষ্টা করছে, সম্ভবত আইএমকেতে, যদি না হয় একান্ত ওরা ওখানে নিয়ে যাবে। এই পর্যন্তই। আমরা শিফট করার সময় ভাইটাল স্টেবল ছিল, পেশেন্ট কিন্তু আনকনসাস, অন ভেন্টিলেটর গেছে, ওই অ্যাম্বুলেন্স যেটা আছে ওই যেটা এসি এলএস অ্যাম্বুলেন্স সেই অনুষ্ঠানে পেশেন্টকে গ্রিন করিডোর করে নিয়ে যায় বলে পুলিশ আমাদের মেসেজ দিয়েছে, যে আমরা ওদিকে সাজেশন তাই যাবে, এই সময় পিক টাইম 3 থেকে 4 ঘন্টা লেগে যাবে, গ্রিন করিডোর হলে টাইমটা উইদিন 1.5 আওয়ার নামিয়ে ওটা গ্রিন করিডোরে অ্যারেঞ্জ করে যায় বলে আমাদেরকে মেসেজ দিয়ে গেছে। এই পর্যন্ত আমরা পেশেন্টকে ট্রান্সফার করে দিয়েছি এবং দ্যাট মানে গোজ আউট। ওই ঘরে কোনো বুলেট পাওয়া গিয়েছে, মানে বেরিয়ে পাওয়া যায়, পরে আমরা সুইপাইতে ঝাঁটি একটা বুলেট আমরা রিকভার করতে পেরেছি, সেটা পুলিশকে দেয়, সিজ করে নিয়ে পুলিশ সেটা দিয়ে দেয়, একটা বুলেট সিজ করে। এই পরিস্থিতিতে কি মানে আপনি তো অনেক দিনের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ডাক্তার, মানুষ বাঁচতে পারে? খুব ভালোভাবে বাঁচতে পারে, কারণ যেহেতু ঘটনা ঘটছে অ্যারাউন্ড 5 to 5:30 AM এর মধ্যে, গেল হচ্ছে 120 PM, ওভার প্রায় 7-8 ঘন্টা টাইমের মধ্যে পেশেন্টের ভাইটালস কিন্তু আউট অফ কন্ট্রোল। তাকে এক্সট্রা ওষুধ দিয়ে বা ব্লাড প্রেশার বাড়ানোর জন্য সাপোর্ট দিয়ে নয়, কিন্তু প্রেশার নর্মালিতেই ভাইটাল স্টেবল আছে, ব্রেনে যেহেতু ইঞ্জুরি আনকনসিয়াস হয়ে গেছে। আদারওয়াইজ পেশেন্ট হয়তো ব্রেনটাকে রিকভার করার জন্য যে ম্যানেজমেন্ট সেই ম্যানেজমেন্ট এইগুলো আমরা পাঠালাম, সেটা করলে বাঁচানো সম্ভব। কাস্টডির যে কলাপসিবল তার বাইরে হয়েছে তো ঘটনাটা? তাই হবে, আমি নিজে ভেরিফাই করিনি, তাই হওয়ার কথা। নর্মালি বাইরে ওরা গার্ডে থাকে, একটা যে কাস্টডি তার বাইরে চাবি থাকে, তার বাইরে কলাপসিবল চাবির বাইরে ওরা বসে থাকে, এটা নর্মাল। এবার আমি অন দ্য স্পট ভেরিফাই করিনি। পুলিশ কি বলছে, নিজেই গুলি? এখনো পর্যন্ত তাই উঠিল,
তাছাড়া ওইভাবে তো মানে মারলে তো কেউ একজন মারবে। 3 তারিখ বিয়ে ছিল তো। মানে এটা স্যার। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपैडिक सर्जन डॉक्टर वैभव सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कॉलेज की चिकित्सा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने प्लास्टर के लिए इस्तेमाल होने वाला पीओपी को घटिया बताते हुए कहा कि मैं अपने कुत्ते का भी इस प्लास्टर से इस्तेमाल ना करूं। एक जो है आपके जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आपके ही डॉक्टर आपके ही अस्पताल के जो गुणवत्ता है या जो भी सामान है उस पर खुद सवाल उठा रहे हैं और उनका वीडियो में ये कहा जा रहा है कि मेरे कुत्ते भी इस अस्पताल में इलाज ना कराएं। ऐसे में इस बयान को लेकर सर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जहाँ पे कार्य करता है और ऐसी अशोभनीय और बेसिर पैर की बात करता है। जहाँ तो गुणवत्ता की बात है तो मैं एक सामान की गुणवत्ता की एक समिति बनी हुई है, जब उसको पास करती है तभी वो सामान इस्तेमाल में आया जाता है और सामान की क्वालिटी पे हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। सामान की क्वालिटी में कहीं भी कोई खोट नहीं है। ये मैं ओपन है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आके हमारे सामान की गुणवत्ता दे सकता है, आपको सामान में खराबी नहीं मिलेगी। अब उन्होंने ऐसा वक्तव्य क्यों दिया, ऐसी बात क्यों बोली, उनके दिमाग में क्या था वो जाने, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा एक स्टेटमेंट एक पढ़ा लिखा एक उच्च स्तर का व्यक्ति ने। ऐसे में सर उस ऑडियो में ये भी आ रहा है कि उनका ये कहना कि अस्पताल का सामान खराब है और बाहर से 2 से 2.5 जगह सामान लाएं तो उससे वो सही कर देंगे। तो और ये पूरे मामले को लेकर सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरा हमेशा कहना है कि बाहर से सामान नहीं लेंगे, जो सामान अंदर का आएगा। और मैं अंदर का सामान देने के लिए बाध्य तभी होऊंगा जब मैं अच्छा सामान मंगाऊंगा। मैं खराब सामान मंगाऊंगा तो मैं क्यों बोलूंगा, लेकिन मैं सामान अच्छा, मेरी जो क्रय समिति है उसको सख्त निर्देश है कि सामान की गुणवत्ता में कहीं भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो ये फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये उनकी मंशा है जो कि गलत दर्शाती है कि बाहर से सामान लाओ। अब उन्होंने क्या सेटिंग कर रखी है मुझे नहीं पता है, क्या वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस पर मेरी तरफ से बिना किसी जांच के कमेंट कर पाना सही नहीं है। और इसी वीडियो को लेते हुए मैंने एक जांच समिति बना दी है, जिसको मैंने कहा कि 4 से 5 दिन में अपनी रिपोर्ट तुरंत सबमिट कर दें और उस रिपोर्ट को फिर कार्यवाही को लेकर मैं शासन को प्रेषित कर दूंगा कि इन पर कोई उचित से उचित और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उचित दंड दिया जाए। सर देखा जाता है कि जो डॉक्टर हैं डॉक्टर वैभव सिंह लगातार इन्हीं के मामले हमेशा हर 15 दिन महीने 2 महीने पाते रहते हैं, तो आखिर इसको लेकर कोई कड़ी जी बिल्कुल सही। इसके लिए 2-3 जांचें हो चुकी हैं और इनके बनके अभी ये प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हैं। तो प्रोबेशन पीरियड में जितनी ये कार्रवाई गलत करेंगे, इनका परमानेंट होने में इतना ही इनके लिए रिस्क रहता है। लेकिन वो निर्णय जो इनके खिलाफ आखिरी निर्णय क्या होगा उसका अधिकार जो हमें नियुक्ति अधिकारी होता है उन्हीं को होता है, और नियुक्ति अधिकारी हमसे भी ऊपर है, मेरे से भी ऊपर है। इसीलिए इन पे कुछ न कुछ कार्रवाई, लेकिन कुछ न कुछ कार्रवाई चलती रहती है इनको। हापुड़ में शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकदल के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनव चौधरी ने संगठन को मजबूती प्रदान करने का आह्वान किया। इस
मौके पर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि वह युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जनपद हापुड़ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन द्वारा मिली जिम्मेदारी को वह बखूबी निभाएंगे। अभी यहाँ पर आप पहुंचे हैं, क्या प्रोग्राम था? प्रोग्राम तो आपने देखा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा लोकदल का बनने के बाद पहली बार इधर निकल रहा हूँ। तो हापुड़ के राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने, युवा लोकदल ने और मुख्य लोकदल, दोनों लोकदल के मतलब कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने मेरा स्वागत का कार्यक्रम रखा। पार्टी ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है, तो किस तरीके से निर्वहन करेंगे और किसानों की जो आवाज है वो कैसे? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी रही है और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जिन्होंने एक आवाज उठाई थी गाँव, गरीब, मजदूर, किसान की, उसी विचारधारा पे दल चल रहा है। इसलिए किसान हमारा एजेंडा था, एजेंडा है और एजेंडा रहेगा। चाहे हम जब हम सरकार में रहते हैं तो सरकार में रह के सरकार से कहते हैं कि किसान का भला करो, और जब हम सरकार के बाहर रहते हैं तो हम सड़कों पे आकर किसान की बात करते हैं। जैसे इस साल भी गन्ने का पेमेंट नहीं हो पाया, मिला 2 मील है यहाँ पे, तो हमारे राष्ट्रीय लोकदल के विधायकगण माननीय मुख्यमंत्री जी से और लखनऊ में उन्होंने वार्ता करी है और हमें पूरा यकीन है कि गन्ने का अच्छा दाम किसानों को मिलेगा। खबर कर्नाटक से है, जहां हुबली में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में सत्ता में बैठे लोगों की जेबें भरी रहती है, जबकि आम लोगों की जेबें खाली रहती थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ಭಾರತದಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಖರ್ಗೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇಶ ವಿಕಸಿತ ಆದ್ರೆ ಅದು ಜನರ ವಿಕಸಿತ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋವರ ಜೇಬ್ ತುಂಬಿತ್ತು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಜೇಬ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ 25 ಕೋಟಿ ಜನ ಬಡತನ ರೇಖೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನ 1 ಕೋಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಿದ್ರು. ಈಗ 4 ಲಕ್ಷ ಜನ 1 ಕೋಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಬರೀ 30,000 ಜನ ಕಟ್ತಿದ್ರು. ಭಾರತ ವಿಕಸಗೊಳ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶೇಕಡ 6.5% ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಬಡವರು, ದೀನ ದಲಿತರು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಯುವಕರು, ರೈತರು ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಕಲ್ಪನೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಕಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।